हेलो दोस्तों, एससीएफ क्लासेस में आपका स्वागत है। और यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स दो हम पहले कर चुके हैं। इकोलॉजी क्या होती है और पारिस्थितिकी वगैरह क्या होती है, पर्यावरण क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी हम डिस्कस कर लिए हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम अगले वाले सेशन में उस डाउट को क्लियर कर दें। ठीक है। एक चीज़, चलो, तो ये हमारा तीसरा चैप्टर है। तीसरे चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स का। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हमारे सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि तापमान, ऊष्मा और इसके अलावा प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा, वायु, ये वाली चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है। उन्हीं का ही हमें आज इसमें डिस्कशन करना है। थोड़ा डीप चलेंगे और ढंग से पढ़ेंगे, ताकि आप एक एक फैक्ट को अच्छे से समझते हुए चलो। तो पहला, पर्यावरणीय या पारिस्थितिकीय कारक होते क्या है। देखो, पर्यावरण में कई सारे कारक विद्यमान होते हैं, ये आप कई बार पढ़ चुके हो। ठीक है। जिसमें कई सारे तो भौगोलिक कारक होते हैं, कई सारे जलवायु कारक होते हैं, यानी कि क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, कई सारे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, कई सारे बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स वगैरह और ये चीज़ें तो हम पार्ट थर्ड में डिस्कस करेंगे ही। हमारे सिलेबस का जो तीसरी यूनिट है उसमें डिस्कशन करना ही करना है उनके बारे में। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात है। ठीक है। तो उन्हीं को ही हम यहाँ पर डिटेल डिस्कस करेंगे। तो पारिस्थितिकी है कारक। पारिस्थितिकी के कारकों में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसको तीन भागों में बांट कर देख सकते हैं। मतलब तीन तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे एक तो क्लासिफिकेशन है जैविक और अजैविक कारकों के रूप में। तो हम जब पढ़ते हैं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के रूप में, तो आप इनको ऐसे देखते होंगे कि जैसे कुछ तो लिविंग थिंग्स होती है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती है। जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं वो नॉन लिविंग है, जबकि बायोटिक है जो लिविंग है। लिविंग में प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, प्रोटिस्ट आते हैं, या फंगई वगैरह, और ये सब चीज़ें आते हैं। मतलब ठीक है, ये चीज़ें तो आती है लिविंग थिंग में। जबकि नॉन लिविंग थिंग में आती है जैसे पानी है, सॉइल है, मृदा मतलब एयर है, हवा, मिनरल्स, लाइट। और इनमें से जो हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर के रूप में हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम जैसे वर्षा वाली चीज़ को डिस्कस करेंगे, इसी के साथ हम एयर वाली चीज़ को भी डिस्कस करेंगे, और लाइट वाली चीज़, इन तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दूसरा कारक बना हुआ है, जैसे दूसरा क्लासिफिकेशन होता है, एक तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैक्टर्स। तो डायरेक्ट फैक्टर्स में जैसे जो डायरेक्टली मतलब किसी जीव या उसकी प्रभावशीलता पर प्रभाव डालता हो, मतलब उसकी एक्टिविटीज पर इफेक्ट डालता हो, तो उसको हम डायरेक्ट फैक्टर्स में रखते हैं। जैसे प्रकाश डायरेक्ट डालता है, तापमान, आर्द्रता, मृदा, हवा जो होती है वो, पोषक तत्व वगैरह। और कुछ होते हैं इनडायरेक्ट, जो उसकी उत्पादकता पर, जैसे भूमि की बनावट कैसी है, उसकी ढाल कैसी है, उसकी ऊंचाई कैसी है, ये इस तरीके से। तो ये हमें नहीं पढ़ना, जियोलॉजी का पोर्शन होता है, हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है। हमारे लिए क्लाइमेटिक फैक्टर साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है। तो इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक जो होते हैं, कुछ वैज्ञानिक इस तरीके से भी बांट कर पढ़ते हैं। जैसे जलवायु कारक होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर, एडेफिक फैक्टर यानी कि मृदीय कारक, और बायोटिक फैक्टर। और देखिए, ध्यान से सुनना, हमारे जो सिलेबस के काम की चीज़ है, एक तो ये जो हमारी यूनिट 1 में है, और एक ये जो हमारी यूनिट 3 में है। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 वाले को 3 के साथ करेंगे, जबकि यूनिट 1 को आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स को। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो जलवायु कारक पहले तो क्या होता है ये ध्यान से सुनना। इन कारकों में वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायु, प्रकाश, ये सब चीज़ें शामिल होती है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रकाश। ठीक है, इसको मैंने बोल्ड नहीं किया, पर ध्यान से आप इसको जहाँ भी नोट कर रहे हो वहाँ करते चलना। एक्चुअली देखो, प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है। सबसे पहली चीज़ है कि एनवायरनमेंट में, किसी भी इकोसिस्टम में जो प्रकाश होता है वो सूर्य से प्राप्त होता है। यानी कि अल्टीमेट सोर्स कौन सा होता है, तो सूर्य होता है। तापमान हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य से होता है। ठीक है। उसके अलावा जीवों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे ऑक्सीजन होती है, ठीक उसी तरीके से प्रकाश भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जीवों के लिए, उनके जीवन के लिए, जो उसकी जीवन की क्रियाओं पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है, उसकी एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है। सूर्य जो होता है ऊर्जा का अंतिम और सबसे बड़ा सोर्स होता है। और यहाँ हाइड्रोजन, हीलियम से बना गैसों का विशाल पिंड होता है, जिसमें अपार ऊर्जा और ऊष्मा निकलती रहती है। और जो उससे ऊष्मा निकलती है, ये हमारे एनवायरनमेंट में लघु विकिरणों के रूप में पहुंचती है। लघु विकिरणों के रूप में ऊष्मा सूर्य से निकलकर हमारे एनवायरनमेंट में आती है। अब यहाँ पर तापमान और प्रकाश को बढ़ाने की और उनको कम करने की जो क्षमता होती है, वो कुछ धूल कण होते हैं, या फिर कुछ गैसें ऐसी होती है जो इसको घटाने बढ़ाने का कार्य करती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि धूल कण और गैसें इनडायरेक्ट प्रभाव डालती है, लेकिन डायरेक्ट तो प्रभाव प्रकाश का होता है। और प्रकाश पर भी धूल कण और गैसें जो
छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो प्रकाश की क्षमता को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से चलता है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ गैसें हमारे एनवायरनमेंट में फैल रही है, प्रदूषित, जैसे अगर हम बोलें ओजोन गैस है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये क्या करेगी, हमारे तापमान की तीव्रता को बढ़ा देगी, हमारे एनवायरनमेंट में तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखो प्रकाश की आवश्यकता के आधार पर पादपों को दो भागों में बांट सकते हैं अपन। पहले जो वो पादप होते हैं जो प्रकाश प्रिय पादप होते हैं। प्रकाश प्रिय मतलब कि ऐसे पादप जिनको प्रकाश में अच्छी खासी ग्रोथ करते हैं, सीधे सूर्य के प्रकाश में ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिनको हेलियोफाइट्स भी बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हो गए, एमरेंथस है, जेंथियम हो गया, बिटुला हो गया, पोपुलस हो गया, सेलिक्स हो गया, ये इसको हेलियोफाइट पादपों में आते हैं। फिर दूसरे आपके सामने लिखे हुए हैं छाया प्रिय पादप। छाया प्रिय पादपों का सीधा सा मतलब है सायोफाइट पादप। सायोफाइट पादपों में एलिप्टा हो गया, फंगस हो गया, एबियस हो गया, पीसिया हो गया, ये सब छाया प्रिय पादपों में आते हैं, ये उसके छाया प्रिय पादपों के उदाहरण हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इनमें कुछ इसके एक मेजर इंपॉर्टेंट जो इसमें डिफरेंस होता है ना छाया प्रिय पादपों का और इनका, तो वैसे तो आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान देना। मैं इसको इंग्लिश में हिंदी में बोल देता हूँ एक बार, कि देखो जो हेलियोफाइट पादप होते हैं, जो सूर्यतापी पादप होते हैं, इनको सूर्यतापी भी बोला जाता है, जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सूर्यतापी पादप जो होते हैं, सूर्यतापी पादपों का सीधा सा सीन होता है कि इनका तना काफी मोटा होता है, सुदृढ़ होता है। इसके अलावा इनकी पत्तियां छोटी होती है और हल्के रंग की होती है, ठीक है, और थिक होती है, हल्के रंग की, और उसी के साथ साथ थिक का मतलब होता है कि मोटी पत्तियां होती है हेलियोफाइट पादपों की, ठीक है, और फटी फटी सी पत्तियां होती है। इसके अलावा इनकी शाखाएं बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और छोटे होने के कारण इनमें जो पत्ते जो होते हैं ना, पत्ते आपस में काफ़ी पास पास होते हैं, मतलब, ठीक है, छोटे पादप होते हैं और इनमें पत्ते काफ़ी पास पास होते हैं हेलियोफाइट पादप में, ठीक है। इसके अलावा इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी होती है, संख्या में बहुत ज़्यादा होती है, और काफ़ी ज़्यादा साकित भी होती है। शाकित मतलब होती है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर फैली हुई जड़ें होती है। जैसे साकित का मतलब हो गया कि एक कई सारी शाखाएं बनी हुई है उसमें, जैसे एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, ठीक है, थिक क्यूटिकल, स्मॉल एंड थिक लीव्स, शॉर्ट थिक इंटरनोड्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर इनके अलावा इसमें जो पुष्प होते हैं वो काफ़ी जल्दी खिल जाते हैं सूर्यतापी पादपों की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, साथ ही नाइट्रोजन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें हेलियोफाइट पादपों में। इसी के अलावा पोटेशियम की मात्रा इनमें बहुत कम पाई जाती है, यह भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई इसकी सूर्यतापी पादपों की। अब जस्ट इनका उल्टा करना है हमें, और ये हो जाएगा हमारा छाया तापी पादप। तो छाया तापी पादपों की क्या खासियत होती है कि इनका जो तना होता है ये तना पतला होता है, ठीक है, स्टीम सॉफ्ट होती है, पतला तना होता है। इसके अलावा पत्तियां बड़ी बड़ी होती है, गहरे हरे रंग की पत्तियां होती है। आपने कई बार देखा होगा जंगलों में जो हमारी जो लताएं होती है, जो पेड़ों से लिपटी हुई होती है, उनकी पत्तियां काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रीन होती है वो, ठीक है, क्योंकि छाया में रहते हैं। तो जो क्लोरोफिल अणु होते हैं वो छोड़कर नहीं जाते हैं, मतलब वहीं पर रहते हैं, उसी में ही रहते हैं। नहीं तो ज़्यादा हेलियोफाइट सूर्यतापी होते हैं तो उनमें उतनी क्षमता होती है, जैसे इनमें इसलिए क्लोरोफिल अणु कम होते हैं, इनमें कम और इसमें ज़्यादा इसलिए होते हैं कि एग्जैक्टली क्या पता, प्रकाश का कोई भरोसा थोड़ा ना है, कितना पड़े कब पड़े। तो ये तो प्रकाश में, इसको प्रकाश के अकॉर्डिंग ही जीवन जीना है। तो जब प्रकाश के अकॉर्डिंग जीवन जीना है तो क्लोरोफिल अगर मान लो इनमें ज़्यादा होंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा क्रिया प्रकाश संश्लेषण की होगी तो ये पौधों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि पौधों को इतना थोड़ी ना है कि उनके पास में जो खनिज तत्व है, जो उनके पास में जल है, इतना थोड़ी ना होता है। तो इसलिए इनकी इनमें लिमिटेड मात्रा में क्लोरोफिल होता है, तो इनको पता होता है कि कितना हमें क्या करना होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितनी करनी होती है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो जैसे इसमें जो ये एक्सटेंसिव वेजिटेशन ग्रोथ होती है इनकी, वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब सीधा सा होता है कि इनकी ग्रोथ अच्छी खासी होती है, लंबे चौड़े होते हैं, ठीक है, और लार्ज और थिन लीव्स तो हमने देख ही लिया है इसके अलावा, ठीक है, और जड़ें जो होती है छोटी होती है, संख्या में बहुत कम होती है, अल्प शाखित होती है। तो ये इनकी खासियत होती है इन पत्तों की, ठीक है। अब इसके बाद में आता है प्रकाश के निम्न तीन लक्षणों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित विभाजित किया जा सकता है।
विभाजन का सीधा सा मतलब होता है कि प्रकाश के कुछ लक्षण हैं, उन लक्षणों के आधार पर ही पौधे ग्रो कर पाते हैं। तो जैसे कौन कौन से लक्षण हैं, जैसे लाइट इंटेंसिटी, लाइट क्वालिटी, ड्यूरेशन। लाइट इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। यहाँ से देखना आप कि लाइट कितनी तीव्र है, ये डिपेंड करता है रूट, उसके शूट, उसके उसके तने पर, उसकी ग्रोथ पर, इन पर ब्रांचिंग वगैरह, इन पर इफेक्ट डालता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रकाश गुणता यानी कि लाइट क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है कि जैसे लाल प्रकाश, हरा प्रकाश, पीला प्रकाश, नीला प्रकाश, उनमें किस हिसाब से ये बढ़ते हैं, मतलब किस हिसाब से ये ग्रो कर पाते हैं। तो ये एक्चुअली स्टेम एक्सटेंशन एंड फ्लावरिंग को प्रभावित करता है, फूल बनने को, स्टेम कितना आगे बढ़ेगा, उन चीज़ों को ये प्रभावित करता है। और इसके अलावा एक होता है प्रकाश दीप्ति काल यानी कि ड्यूरेशन, कि कितने घंटे के लिए इनको प्रकाश मिलेगा, कितने घंटे के लिए नहीं मिलेगा। मान लो 12 घंटे किसी पौधे को प्रकाश मिलता है, 12 नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो फ्लावरिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें अंकुरण में, इनमें सहायक होती है ये चीज़ें। ठीक है। तो लाइट ड्यूरेशन, फोटो पीरियड, डिस्ट्रीब्यूशन, लाइट क्वालिटी और इंटेंसिटी मतलब होता है लाइट क्वांटिटी। अब पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे प्रकाश की तीव्रता। देखो प्रकाश की तीव्रता जो होती है, वो प्रकाश की तीव्रता इनकी काफ़ी ज़्यादा क्रियाओं को प्रभावित करती है। सबसे पहली चीज़ तो हम यही जानते हैं, ठीक है, कि अगर प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है, तो प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि इनमें रेस्पिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो जाएगी। और ये ज़्यादा हो जाएगी यानी कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो काफ़ी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, पौधे मुरझा जाएंगे, क्लोरोफिल अणु छोड़कर चले जाएंगे। कहीं ना कहीं इनमें चीज़ें डिपेंड करती है। तो अगर आप देखोगे इसमें कि प्रकाश की तीव्रता में ये ग्राफ बना हुआ है कि कितने घंटे सुबह से लेके और शाम तक पौधों की स्थिति क्या होती है। जैसे सूर्योदय से दोपहर तक जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो बढ़ती जाती है, और दोपहर से सूर्यास्त तक घटते घटते तक वो शून्य हो जाती है। ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है। कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जो एक तरह से मतलब दिक सूचक का भी काम करते हैं, जिनको कंपास प्लांट कहते हैं। जैसे आप सूर्यमुखी को जानते हैं, तो सूर्यमुखी जो होता है वो सूर्य के साथ साथ अपनी पत्तियों के उनको दिशा में घूमता रहता है, मतलब तो उसी हिसाब से ये ग्रो करता है। तो ये प्रकाश की तीव्रता है। तो ये प्रकाश की तीव्रता के कारण ही जो पौधों का खिलना, फूलों का खिलना, स्टीम की ग्रोथ होना, ये भी हमने जस्ट बात कर रहे थे, रूट वगैरह इनका ग्रो करना, ब्रांच वगैरह किस दिशा में ग्रो करेगी, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है प्रकाश की तीव्रता पर। ठीक है। उसके बाद में आती है प्रकाश की गुणवत्ता। प्रकाश की गुणवत्ता यानी कि लाइट क्वालिटी। अब आपने साइंस में कहीं ना कहीं एक चीज़ तो पढ़ी होगी कि साइंस में प्रकाश जो होता है, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट जो होती है, उसमें 7 कलर होते हैं। ठीक है। और ये भी पढ़ा होगा विबग्योर भी। ठीक है। विबग्योर तो आपने पढ़ा ही होगा। तो विबग्योर में वॉलेट कलर होता है यानी कि नीला कलर। हम ये कह सकते हैं कि जब सबसे ज़्यादा जो प्रभाविता होती है, या तो प्रकाश में पौधे सबसे अच्छा खासा डेवलप हो पाएंगे नीले में, या फिर प्रकाश में अच्छे खासे पौधे डेवलप हो पाते हैं रेड में। ठीक है। अब ये देखो आपके सामने है क्वांटम एफिशिएंसी, ये लिखा हुआ है कि ये विबग्योर है कुछ, और ये कुछ पौधा है, और उस हिसाब से किस तरीके से पौधा ग्रो करेगा। तो आप देखोगे नीले प्रकाश में पौधा ठीक ढंग से ग्रो कर पा रहा है, जबकि हरे प्रकाश में पौधा बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पा रहा है, और रेड प्रकाश में भी पौधा ठीक ढंग से ग्रो कर पा रहा है। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि नीले और लाल प्रकाश में पौधा अधिकतम ग्रो कर पाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि पौधा इसमें सबसे ज्यादा प्रकाश का अवशोषण करता है, और प्रकाश का अवशोषण करेगा तो ग्रो भी अच्छा खासा कर पाएगा। समुद्रों की अगर हम बात करें, तो समुद्रों में क्या होता है कि लेवल होते हैं। प्रकाश ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए अगर हम एक बार देख लेते हैं इसको, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर प्रकाश की तीव्रता, उसकी तरंग दैर्ध्य का मतलब उसकी लाइट की क्वालिटी, जैसे मान लो अगर हम बात करें कि रेड जो है वो रेड गहराई तक जा पाएगा, जबकि अगर हम ये बात करें कि नीला प्रकाश है वो नीला प्रकाश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और गहराई तक नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि पौधों की ग्रोथ भी इसी हिसाब से डेवलप होती है, यानी कि ऊपर की तरफ अलग शेवाल्स होंगे, नीचे की तरफ और अलग होंगे, और डीप में बहुत ही कम होंगे। इस तरीके से प्रकाश की तीव्रता, उसकी क्वालिटी के हिसाब से भी कहीं ना कहीं पौधे जो होते हैं ये समुद्रों में भी अलग अलग तरीके से ग्रो कर पाते हैं। प्रकाश की गुणवत्ता का प्रभाव समुद्री पादपों पर अच्छा देखने को मिलता है। समुद्र की गहराई में अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पहुंचता है, और प्रकाश की गुणवत्ता के अनुसार ही विभिन्न शैवालों की उपस्थिति अलग अलग गहराई में दिखाई देती है। यहाँ आप देख रहे होंगे, अगर अल्ट्रावायलेट रेज आती है तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने में मदद करती है,
ठीक है। नॉर्मल रेड और ब्लू लाइट होती है, तो ये नॉर्मल ग्रो करने में, फ्रूट फॉर्म में इनमें डेवलप करती है। फ्लावरिंग ब्लूम यानी कि पौधे वौधे में ये फूल खिलाने में रेड लाइट जो होती है वो काफ़ी अच्छी ठीक रहती है। दोनों लाइटें प्लांट ग्रोथ में मदद करती है, और ऐसे ही रेड लाइट जो होती है वो सीड स्प्राउट यानी कि अंकुरण में मदद करती है। एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना। सिंपल रेड लाइट जो होती है वो अंकुरण में और फ्लावरिंग ब्लूम में मदद करती है। रेड और ब्लू लाइट जो होती है वो प्लांट ग्रोथ में मदद करती है, फोटोसिंथेसिस में मदद करती है, अभी हमने जस्ट बात करी थी। फ्रूट फॉर्म में भी रेड और ब्लू लाइट मदद करती है। ऐसे अल्ट्रावायलेट लाइट होती है वो मोर न्यूट्रिशन डेवलप करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको डेवलप करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे लाइट की बात। फिर आता है प्रकाश दीप्ति काल। देखो, प्रकाश दीप्ति काल को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे शॉर्ट डे प्लांट हो गया, लॉन्ग डे प्लांट्स हो गए। दीप्ति काल मतलब हो गया ड्यूरेशन। तो शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, और एक होते हैं बिल्कुल न्यूट्रल डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो शॉर्ट डे प्लांट्स का मतलब होता है कि इनमें 12 से 14 घंटे तक के लिए इनको लाइट प्राप्त होती है, मतलब। और अगर 12 से 14 घंटे तक इनको लाइट प्राप्त होती है तो ये उसमें अच्छा खासा डेवलप हो पाते हैं। जैसे इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है सेल्विया स्प्लेंडस। और अगर हम और बात करें तो जैसे धतूरा है, तो धतूरा भी इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट में। ठीक है, जैसे आपके सामने गुलाब है, तो गुलाब भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है कि प्लांट काफ़ी ज़्यादा, अगर इनको अच्छी मात्रा में काफ़ी ज़्यादा पीरियड तक इनको प्रकाश मिलेगा, एक लंबे समय तक 14 या 12 घंटे से ज़्यादा, तो इनकी ग्रोथ रेट जो होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, और उस दौरान ये ठीक ठाक इनकी फ्लावरिंग कैपेसिटी और ये ठीक होती है, मतलब सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब जैसे इसमें एक एक का हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं, यानी कि शॉर्ट डे या लॉन्ग नाइट वाली चीज़। शॉर्ट डे में जैसे आप देखोगे कई सारे कुकुम्बर है। कुकुम्बर के अलावा अगर हम सोयाबीन की बात करें, स्वीट पोटैटो की बात करें, सनफ्लावर की बात करें, ठीक है, और हम कॉमन बीन्स की बात करें, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स जो आप जानते हो। इसके अलावा काउपी है, ओकरा है, ब्लैक करंट है, लीमा बीन है। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो शॉर्ट डे प्लांट होंगे। और नीचे लिखी हुई इसकी डेफिनेशन, शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर एंड बियर फ्रूट्स ड्यूरिंग द मंथ्स वेयर द नाइट आर लॉन्ग एंड द डे आर शॉर्ट। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट्स की बात करें तो लॉन्ग डे प्लांट्स में आप अच्छे से जानते हो, जैसे फेनल है, ठीक है, और कैरेट हो गई, और अगर हम बात करें रेडिस हो गया, पी हो गया, है ना। ये सब चीज़ें जानी जानी पहचानी सी, सेरविल हो गया, बीट हो गया, है ना, मस्टर्ड ग्रीन हो गई। तो ये सब चीज़ें कुछ एग्जांपल्स हैं लॉन्ग डे प्लांट्स के। और इसके अलावा डे न्यूट्रल प्लांट जो होते हैं, जैसे अगर हम बात करें एप्पल है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, स्ट्रॉबेरी, टोमेटो, कॉर्न, पीच, वाइन ग्रेप, ये सब डे न्यूट्रल प्लांट है, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर हम बात करें जैसे अभी हमने कुछ थोड़ी देर पहले देखा सनफ्लावर है, इन पर कोई लाइट का ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये इनका सीधा सीधा है कि इनका एक ग्रो करना ही करना है। इसके अलावा भी प्रकाश का और प्रभाव पड़ता है, जैसे क्लोरोफिल उत्पादन में, ऊष्मीकरण प्रक्रिया में, हीटिंग एक्शन में, ट्रांसपेरेशन वाष्पोत्सर्जन में, स्टोमेटल मूवमेंट में, रंध्र गति करने में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट पादपों के वितरण में, ओवरफॉल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स, पादपों के भागों का सर्वांगीण विकास होने में, या फिर सक्सेशन में, अनुक्रमण में, जिसको हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे, इनमें भी कहीं ना कहीं प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम और प्रकाश और ऊर्जा की बात करें तो चट्टानों को, खनिज चट्टानों को, इनको तोड़ने में प्रकाश का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। ठीक है, और उनको जब तोड़ते हैं तो उनको तोड़ने से मिट्टी बनती है, मिट्टी में जीव डेवलप होते हैं, और जीवों की एक्टिविटीज़ में प्रकाश का बड़ा योगदान होता है, जो मिट्टी में पोषक तत्वों को ज़्यादा मात्रा में बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रकाश का और दूसरी चीज़ों में भी एक्शन है, और वो अल्टीमेटली किस पर इफेक्ट डालता है, हमारे इकोसिस्टम पर। अगर हम प्रकाश की और बात करते हैं तो वायुमंडल में गैसेज हवा में रिएक्ट करने में, जल के वाष्पीकरण में। तो जल के वाष्पीकरण में जब प्रकाश या तापमान बढ़ेगा तो जल का वाष्पीकरण होगा, जल का वाष्पीकरण होगा तो पानी, बारिश वगैरह, ये सब चीज़ें डेवलप होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो हमारे इकोसिस्टम के और दूसरी चीज़ों में भी इफेक्ट डालता है। वो तापमान और ऊष्मा के रूप में हमें दिखता है। जैसे तापमान के रूप में अगर हम बात करें तो उपापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इसका बड़ा योगदान होता है।
मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें तो देखो हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम सीधे सीधे वर्क करते हैं, ठीक है। एंजाइम्स अपने टेम्परेचर, एक विशेष टेम्परेचर चाहिए होता है उनको काम करने के लिए, और अगर मान लो वो एंजाइम को वो प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाता, कम या ज़्यादा मिलता है, तो उनकी एक्टिविटी या तो ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। एक्टिविटी ज़्यादा या कम होने की वजह से हमारी क्रियाएं खत्म हो जाती है, या कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और दोनों ही स्थितियां खतरनाक होती है, ठीक है। तो जैसे ये पादपों के या जीवों पर वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, इन सभी चीज़ों पर प्रभाव डालता है जब इनकी उपापचय क्रियाओं में चेंजेस आता है तो, ठीक है। दूसरा, प्रजनन तापमान जीवों के प्रजनन में इनमें मदद करता है। जैसे पौधों से फूल बनने की क्रिया जो होती है एक दैनिक चक्र पर निर्भर करती है, साथ ही एक फिक्स टेम्परेचर पर ही जीव जंतु जो होते हैं वो प्रजनन कर पाते हैं। वृद्धि एवं उनके विकास पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लो तापमान में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है, सीधी सी बात है। उनका रेस्पिरेशन, वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, उनमें प्रोटीन और कई सारे तत्वों में कमी आ जाती है, इसको बोलते हैं हीट इंजरी। आप दूसरे और जीवों को भी देखोगे तो कई सारे जीव होते हैं जो ग्रीष्म निष्क्रिय होते हैं, शीत में ही डेवलप हो पाते हैं प्रॉपरली, तो वो वाली चीज़ें होती है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो अत्यधिक कमी भी आने से टेम्परेचर में सूखापन, ठिठुरन या कोल्ड इंजरी जैसी स्थितियां डेवलप हो जाती हैं। कई सारे पौधे ऐसे होते हैं, जैसे हम लाइकेन, मोश, इनकी बात करें तो ये शीत निष्क्रिय होते हैं, यानी कि शीत सक्रिय होते हैं। इसका मतलब है कि इनमें शीत प्रतिरोधकता पाई जाती है और ये अपना एक्टिविटी शीत ऋतु में प्रॉपरली कर पाते हैं। ऐसे में तापमान के वितरण के आधार पर भी पौधों का वितरण सुनिश्चित होता है, जानवरों का वितरण सुनिश्चित होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम इसकी बात करें तो आप देखोगे ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर घटता है ना, ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर घटता है तो जीव जंतु और पेड़ पौधों की संख्या और उनकी क्वालिटी में भी अंतर आता जाता है, ठीक है। अगर इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम बात करें, सबसे अच्छा उदाहरण है हम पश्चिमी हिमालय की बात कर सकते हैं। जैसे पश्चिमी हिमालय में आप देखोगे 1500 मीटर की ऊंचाई तक जो है उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उसके बाद में शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे, आपको शीतोष्ण टाइप के वन मिलेंगे। फिर आते हैं एल्पाइन वनस्पति मिलती है आपको 4500 मीटर तक, और उसके बाद में फिर एक आती है स्नो लाइन, और स्नो लाइन के बाद में फिर आपको वनस्पतियाँ नहीं मिलेगी, जैसे लद्दाख वगैरह में इनमें आपको वनस्पतियाँ नहीं मिलेगी। यहाँ कई सारे पेड़ हो गए, आप क्वालिटीज़ के हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है पूरा कि जैसे ब्यूटिया फ्रोंडोसा है। उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर जाओगे शुष्क बांस, फिर वन मिलेंगे, फिर रोडोडेंड्रोन अर्बेरियम मिलेंगे, फिर कर्कश जाति चौड़ी पर्ण वृक्ष मिलेंगे, पाइनस मिलेगा। फिर आपको और ऊपर बढ़ते जाओगे तो रोडोडेंड्रोन की लास्ट रेखा मिलेगी, फिर झाड़ी नुमा रोडोडेंड्रोन, फिर कम होते गए तो लाइकेन, मोश, और धीरे धीरे फिर वो भी खत्म हो जाते हैं। इस तरीके से ऊंचाई के साथ साथ तापमान का वितरण सुनिश्चित होता है, तापमान के वितरण के साथ साथ पेड़ पौधे डेवलप होते हैं। ऐसे ही आप देखोगे पूरे विश्व में भी इसी तरीके से, ऐसा नहीं है हिमालय का उदाहरण लिया हो, अगर आप 1800-1500 ऊंचाई तक उष्णकटिबंधीय वर्षावन आपको इजीली मिलेंगे। फिर उसके बाद में घास के मैदान मिलेंगे। आप हिमालय के ऊपरी मध्य हिमालय वाले प्रदेशों में देखोगे तो आपको बुग्याल, प्यार, मर्ग वगैरह ऐसे घास के मैदान दिखते हैं। फिर और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो पतझड़ वन दिखते हैं। फिर उसके बाद में कॉनिफर वन दिखते हैं। कॉनिफर मतलब एक तरह से हमारे ऐसे वन जो आप देखते होंगे ना, ये वाले वन जिनको हम एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा इनका, है ना, कोने वाले वन जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, कोन टाइप के, ठीक है, तो वो वाले वन मिलेंगे हमें। और फिर आता है उसके बाद में टुंड्रा, उसके बाद में वर्षा, बर्फ वगैरह, ये स्थितियां देखने को मिल जाती है, ठीक है। फिर तापमान का विश्व में भी वितरण अलग अलग है। ये तो हम ऊंचाई की बात कर रहे थे, अब एक्चुअली क्या होता है ऊंचाई के अलावा भी टेम्परेचर का वितरण अक्षांशों के आधार पर भी है। आपने देखा होगा कि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, और कर्क रेखा और मकर रेखा लास्ट होती है जहां तक वो सीधा चमकता है। उसके बाद में इसकी किरणें जो होती है वो तिरछी होती जाती है। यानी कि हो सकता है कि प्रकाश तो मिले, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर मिले, समझ रहे हो। यानी कि किरणें तिरछी जाने से प्रकाश तो मिल रहा है, लेकिन टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ देखोगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होता जा रहा है। तो इस हिसाब से भी है ना, अलग अलग वन बने हुए हैं। जैसे आप देखोगे उच्च तापी वनस्पति भूमध्य और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में आपको मिलेगी, जहाँ पूरे वर्ष भर तापमान अधिक होता है, ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय वृष्टि वन हम इनको बोलते हैं। मध्य तापी में अगर आप देखोगे तो उष्ण कटिबंधीय एवं समशीतोष्ण वनस्पति मिलेगी। अधिक तापमान के साथ साथ सर्दी के मौसम में कम तापमान हो जाता है और उष्ण कटिबंधीय वर्षा
पर्णपाती वन आपको मिलते हैं। निम्न तापीय वनस्पति में अगर हम बात करें तो शीतोष्ण और ऊंचाई वाले प्रदेशों में ज़्यादा मिलती है जहाँ न्यूनतम तापमान होता है। और मिश्रित शंकुधारी कोनिफर, जो शंकुधारी वन हिंदी में है ना। और इसके अलावा अगर हम देखें तो डेकिस्टोथर्म मतलब होता है कि उत्तरी ध्रुवीय और अल्पाइन प्रदेशों में ये वन हमें मिलते हैं जहाँ अत्यंत कम तापमान होता है, या अल्पाइन वनस्पति देखने को मिलती है। तो जैसे इस क्वालिटी में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो इस वाले प्रदेशों में हमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलेंगे, फिर धीरे धीरे फिर पर्णपाती वन मिलेंगे, फिर उसके बाद में शंकुधारी वन, फिर अल्पाइन वन, इस तरीके से ये वितरित होते हैं। ठीक है, फिर आती है वर्षा की वर्षा का आखिर क्या इफेक्ट पड़ता है इस पर। तो वर्षा की अगर हम बात करें तो देखो वर्षा होती क्या है। सबसे पहली चीज तो कि वर्षा जब जल यहाँ से वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होने के बाद में टेम्परेचर इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो वर्षा भी ज्यादा होगी। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अगर हम बात करते हैं तो वाष्पीकरण से ऊपर जाएगी, संघनन होगा। संघनन का मतलब होता है कि बादल बनने की क्रिया होगी। बादल बनने के बाद में वर्षा कई रूपों में ऊपर से नीचे की ओर आती है। हो सकता है वो रेन के रूप में आए, हो सकता है स्नो के रूप में, स्लीट के रूप में, हेल के रूप में, किसी भी तरीके से आ सकती है। स्नो, स्लीट, हेल मतलब कि अगर हो सकता है बर्फबारी के रूप में आ जाए, हो सकता है फुहारों के रूप में आ जाए, हो सकता है ओलों के रूप में आ जाए, किसी भी तरीके से वर्षा प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये वर्षण और ये प्रक्रियाएं होती है। आप ये देख रहे होंगे कि कुछ जुलाई, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, ये मंथ के हिसाब से है ना वर्षा का पैटर्न डिसाइड हो रहा है पूरे पृथ्वी पर। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे अगर हम बात करें, आप एक बार इनको किसी भी चीज को पकड़ कर देख लो। जैसे ये अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चल रहा है, तो होता क्या है कि सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन की क्रियाओं के साथ साथ क्या होता है कि सूर्य या तो उत्तरायण उत्तरायण होगा तो ITC-Z जो होता है वो उसके साथ उत्तर की ओर खिसकता है। और जब हम बात करें सूर्य दक्षिणायन होता है तो सूर्य ITC-Z जो होता है वो उसके दक्षिण के साथ खिसकता है। ITC-Z का मतलब होता है इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और इसी के आधार पर वर्षा का पैटर्न भी डिसाइड होता चलता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा जहां पर सर्दियों में वर्षा प्राप्त होती है, गर्मियों में बहुत कम बारिश होती है, वहां पर दृढ़ पर्णपाती वन जो पर्णी वन जो होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। अगर जहां पर गर्मियों में वर्षा ज्यादा होती है वहां घास के मैदान हमें प्राप्त होते हैं। इस तरीके से प्रक्रियाएं चलती है। तो ये हमारा, फिर आती है हवा का। तो हवा देखो पॉलिनेशन में मदद करती है, बारिश को एक क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में लेके जाने में मदद करती है, जैसे मानसून का आगमन करना और ये सारी चीजें। ठीक है, इसी के अलावा अगर हम और बात करें तो हवा जो होती है मानसून के साथ साथ हमारे पूरे क्लाइमेट, जैसे प्रदूषण है मान लो, तो प्रदूषण को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैलाने का कार्य करती है। अभी आप देख रहे होंगे ओजोन परत डिप्लेशन ध्रुवों पर ही क्यों हो रहा है, हमारे और क्षेत्रों में क्यों नहीं हो रहा। तो ध्रुवों पर इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर कंटिन्यूसली हवाओं के माध्यम से गर्म हवाएं उत्तर ऊपर की ओर जाती है और ठंडी हवाएं नीचे की ओर बैठती है, और ऐसे ध्रुवों की ओर ज्यादा ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हवाओं की वजह से ये पैटर्न डिसाइड हो रहा है, हवाओं की वजह से ये वर्षा का पैटर्न डिसाइड होता है, हवाओं की वजह से पॉलिनेशन का डिसाइड होता है। ये सारी प्रक्रियाएं चलती है। ठीक है, तो एक हवा ये भी हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर के रूप में वर्क करती है। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम राजस्थान का कुछ राजस्थान वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।